हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं तरंग के बारे में कि तरंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और आगे जो हम लोग इससे आगे वाला जो वीडियो आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साउंड वेव के बारे में, ध्वनि तरंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना पीछे की तरफ, तो इसमें ना दोनों तरंग की वेव्स आपको दिख रही है। ये जो ऊपर जो तरंग जा रही है ये कौन किसकी है, हमारे पास ध्वनि तरंग का इंडिकेशन लिखा हुआ है। और नीचे इस तरीके से अगर ये मूवमेंट कर रही है, ये हमारे पास अनुधैर्य अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ऊपर वाली कौन सी है, अनुधैर्य, और नीचे वाली कौन सी है, अनुप्रस्थ। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि भाई अनुप्रस्थ तरंग है, अनुधैर्य तरंग किसका टाइप होती है, तो ये तरंग का टाइप होती है। तो तरंग क्या होती है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओगे तरंग के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तरंग क्या है। वेव सॉरी दोस्तों, ठीक है, वेव के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वेव है ना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तरंग। अब देखो तरंग क्या होती है। तरंग एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऊर्जा को ना हम एक माध्यम या हम लोग निर्वात में, चाहे माध्यम हो सकता है, चाहे क्या हो सकता है, निर्वात हो सकता है। तो उसके दौरान हम लोग क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, संचरित करते हैं बाई द टर्बुलेंस या विक्षोभों के द्वारा ये घटना होती है। ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आप लोग लिख सकते हो यह एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे जिसे एक स्थान से, जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विक्षोभों के द्वारा संचरित किया जाता है, विक्षोभों के द्वारा संचरित किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे, ठीक है, क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और जिसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जो टर्बुलेंस होते हैं ना, विक्षोभ होते हैं। अब वो हम लोग देखेंगे कि टर्बुलेंस को हम लोग यहाँ किस तरीके से डिफाइन करते हैं। कि टर्बुलेंस की अगर बात करें तो या तो वो साइन वेव के रूप में होगी, ठीक है, इस तरीके से, या तो हमारे पास इस तरीके से चलेगी, उसमें जो माध्यम के कण तरंग संचरण की लंबवत गति करेंगे या उसी के दिशा में वो गति करेंगे। तो इस प्रकार की जो अगर विक्षोभों के द्वारा जो हमारे पास ऊर्जा ट्रांसफर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहले एक चीज और हमको देखनी पड़ेगी कि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। तो तरंग, पहले वाली जो इसकी तरंगों का अगर हमारे पास टाइप है तो तरंग हमारे पास होंगी सर दोस्त, देखो एक हमारे पास कौन सा हो गया, यांत्रिक तरंग, ठीक है। एक कौन सा हो गया अपने पास, यांत्रिक तरंग, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों के बाद हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखो इसको हम लोगों ने बोला यांत्रिक तरंग, इसको बोला अपन ने विद्युत चुंबकीय तरंग। अब विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में क्या अंतर है, देखो हम सबसे पहले जो हेडिंग लगाएंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, सॉरी यांत्रिक तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ यांत्रिक तरंग। देखो मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करें कि इनके लिए, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा ये ना ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं, तीनों माध्यम में संचरित होती हैं, ठीक है। ये तीनों माध्यम के अंदर संचरित होंगी। एक हमारे पास देखो अगर ये तीनों माध्यम में जा रही हैं तो अब इनके संचरण के लिए ना हमें पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि भाई हमको
ये माध्यम की आवश्यकता हो रही है तो निर्वात में गमन नहीं करेंगे कि हम ठोस में भी डेवलप होंगी, गैस में भी होंगी और हमारे पास द्रव के अंदर भी होंगी। अब देखो इस स्थिति को देखते हुए इस वक्त आंतरिक तरंग को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। इसका अगर हम लोग आगे क्लासिफिकेशन करें तो इसके टाइप्स की अगर बात करें तो इसमें से पहले नंबर पर जो आती है वो क्या आती है हमारे पास, ए में डाल लीजिएगा अनुदैर्घ्य तरंग। क्या डालेंगे हम लोग, अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग की बात करेंगे तो अनुदैर्घ्य तरंग के अंदर हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, इसके अंदर माध्यम के कण तरंग माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ऐसी हमारे पास अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होंगी जिनके अंदर क्या होगा कि हमारी जो जो तरंग है वो जैसे ही गति करेगी तो उसमें जो तरंग के जो कण होंगे ना, तरंग जैसे जैसे चलेगी तो उसमें माध्यम के कण भी उसी दिशा में चलते चलेंगे। इस प्रकार की जो तरंग होती है वो क्या होती है, अनुदैर्घ्य। लेकिन देखो अगर हम लोग जैसे इसकी टाइप की अगर बात करें थे ना, इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जल तरंग हो जाएगा। अगर यांत्रिक की बात करेंगे तो भूकंपीय तरंग हो जाएंगी। ठीक है, भूकंपीय तरंग हो जाएंगी। तो इसमें इस प्रकार की ये तरंगों का एग्जाम्पल आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगों के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आएगा वो हम लोग कहेंगे, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास एक तो है हमारे पास ध्वनि तरंग, साउंड वेव के बारे में बात करें, एक हमारे पास एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। ठीक है, दूसरा है हमारे पास भूकंपीय तरंग है और उसके लिए कौन सी वेव है, प्राइमरी पी वेव्स। ठीक है, पी या प्राथमिक पी वेव्स होती है ना, पी तरंगें, तो ये हमारे पास होंगी। और इस प्रकार जो तरंगें डेवलप हो रही हैं ध्वनि और भूकंप की, हमारे पास कौन सी प्राइमरी वेव्स होती हैं, वो किस कैटेगरी में आती है, अनुदैर्घ्य तरंग की कैटेगरी में आती है दोस्तों। अब देखो यहां हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई अनुदैर्घ्य तरंग ये हो रहा है। अब अनुप्रस्थ की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें माध्यम के कण संचरण की दिशा में गति कर रहे थे, इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। इनके अंदर हमारे पास क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग के अगर हेडिंग लगाओ अनुप्रस्थ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अनुप्रस्थ वेव, ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर देखो, इसके अंदर माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं। तरंग संचरण के लंबवत गति करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे पास पार्टिकल होंगे ना, जो हमारे पास माध्यम के जितने भी पार्टिकल्स अगर मोशन करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या चलेगी, किरण चलेगी, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन मूवमेंट करेगा, ये माध्यम के कण करेंगे। तो उस प्रकार की तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग। इसके एग्जाम्पल देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जलीय तरंग है। ठीक है, जलीय तरंग है। अब हम लोग देखेंगे जलीय तरंग हो गई, इसके अंदर हमारे पास भूकंपीय है, यहां लिख लेना भूकंपीय है। हमारे पास एस तरंगों का जो एग्जाम्पल होगा वो इसी का एग्जाम्पल होगा। लेकिन कई बार हम लोग है ना इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं कि जलीय तरंगें जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती है, अनुप्रस्थ तरंगों का। ये कई बार पेपर में आया है, हम लोग इसको ना क्या लगा देते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों की कैटेगरी में लगा देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा जलीय तरंगें। तो जलीय तरंगों का जो एग्जाम्पल होगा उसको बारे में हम लोग बात करें तो ये इस कैटेगरी में आ गया। अब देखो सुनो कि इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ तरंग है ना, वो इस प्रकार से माध्यम के कणों के संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रही है। अब देखो जलीय तरंगें जो होती हैं वो कैसे लगती है, सरफेस पर। ठीक है, तो आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक प्रॉपर्टी लिखना कि ये तरंगें ठोस में भी डेवलप हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन द्रव की, ठीक है, द्रव की सतह पर डेवलप होती हैं, द्रव की सतह पर संचरित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ संचरित होंगी, द्रव की सतह पर संचरित होंगी। अब देखो यहाँ हमें ठोस और द्रव के रूप में एक चीज देखने को मिली है कि ये तरंगें ठोस भी होती हैं और तरंगों को हम लोग द्रव को किस सतह पर संचरित कर रहे हैं, ये हमारे पास
जो है एकदम टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसकी, उस पर ऊपर हम लोग इसको संचरित करेंगे। जैसे मान के चलो ये एक ठहराव, इस तरीके से यहाँ पानी है ठहरा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर हमने क्या किया, इसमें एक है ना एक पत्थर मार दिया, तो इससे हमारे पास तरंग बनने स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से। आप देखना तो इस प्रकार की जो तरंग होती है ना, इनको बोलते हैं हम लोग वाटर वेव्स। क्या बोलते हैं? वाटर वेव्स। और ये जो है ना ये केवल सरफेस पर ही चलती है, ठीक है। तो ये कैटेगरी जो हमारे पास रहेगी वो किस कैटेगरी में रहेगा? इस वाले में रहेगा। अब मैं आपको उसमें बताऊं कि अगर ये कहे कि भाई हमसे अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में बात करें दोस्तों, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में देखो हम लोग कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक चीज देखी थी अनुदैर्ध्य तरंगों में कि ये कहाँ संचरण होगी, ये भी आप लिख सकते हो दोस्तों। ये ठोस, द्रव एवं गैस, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम में संचरित होती है, तीनों माध्यमों में, ठीक है, तीनों माध्यमों में संचरित होती है। और साथ में ना एक बात ध्यान रखना, ये पेपर में आया है कि अनुदैर्ध्य तरंग या ये सारी चीजें वो कहाँ डेवलप हो सकती है, तो संचरित भी हो रही है और ये तीनों माध्यम में क्या हो सकती है, डेवलप भी हो सकती है। तो ये रहा हमारे पास अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का जो एग्जाम्पल था ना वो अपन ने देख लिया। अब देखो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं ना वो ये है कि दूसरा जो तरंग होता है वो कौन सा होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो देखो सेकंड नंबर जो आप हेडिंग लगा रहे थे, इनको बोलते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अगर हम लोग बात करेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हमने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सुनो, इसमें ना इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं होती है, कोई भी माध्यम हमको यहाँ नहीं चाहिए। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, हम लिख सकते हैं ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, गमन कर सकती है। अब देखो ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, तो अब यहां जो देखने वाली बात है ना वो ये है कि ये निर्वात में भी गमन कर रही है, लेकिन अब इसमें कौन कौन सा स्पेक्ट्रम है जो इसके अंदर तरंगों को लेके समेटे रखता है? तो यहाँ एक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, देखो इसमें इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग मान के चलते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें अलग अलग रेंजें बटी हुई हैं सबकी। यहाँ हमारे पास कौन सी है? गामा। यहाँ हमारे पास कौन सी है? एक्सरे। यहाँ पर कौन सी? यूवी। और हमारे पास यूवी के बाद हमारे पास आती है, यहाँ है हमारे पास विजिबल या दृश्य तरंग, ठीक है। कौन सी होती है? दृश्य, जो प्रकाश तरंगों की कैटेगरी में आती है। उसके बाद है हमारे पास अवरक्त किरणें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सूक्ष्म तरंगें हैं, और सूक्ष्म के बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो कौन सी है? रेडियो तरंग वाला भाग है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेडियो तरंग है ये वाला। तो ये हमारे पास किसका कैटेगरी में? हमारे पास इसी की अलग अलग कैटेगरी दी हुई है इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक हमारे पास गामा हो गया, एक हमारे पास कौन सा हो गया? ये सब तरंगे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है? वेव्स हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें। तो देखो इसमें एक एक्स हो गया, ए बाई हो गया, यूवी हो गया, दृश्य हो गया, और एक हमारे पास अवरक्त हो गया, ठीक है। ये कौन सा किरण होगा? अवरक्त किरणें होंगी। और ये होगा सूक्ष्म होगा, और एक हमारे पास क्या होगा? रेडियो तरंगे होंगी। तो इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। हमने अभी जो एक लेटेस्ट टॉपिक पढ़ा है वो कौन सा भाग पढ़ा है? हमने दृश्य तरंगों का भाग पढ़ा है। और दृश्य तरंगें वो तरंगें होती हैं जो, ठीक है, देखने के काम आती है। दृश्य तरंगें क्या होती है? प्रकाश तरंगें होती है जो हमारे पास देखने में क्या हमारे लिए क्या करती है? मदद करती है। समझ गए आप लोग? इनकी जो खोज है, ठीक है, इनकी जो खोज है वो दृश्य तरंगों की खोज किसने करी थी? न्यूटन ने करी थी दोस्तों। तो ये आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग आगे इन चीज़ों को, इसकी जो डिस्कवरी है वो पूछी जाती है पेपर में। तो आप पहले तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का किस प्रकार से हम लोग इनका स्पेक्ट्रम है उसको उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं कि एक एक तरंग का किस तरीके से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है। अब देखो हम सबसे पहले बात करें कि आप यहाँ ना एक सीरियल नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर है ना तरंग लिख लो, और उसके बाद यहाँ पर लिख लो खोजकर्ता इनके, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? खोजकर्ता। और खोजकर्ता के बगल में ना आप लोग है ना खोजकर्ता, और उसके बाद इनके उपयोग लिख लेना, ठीक है, उपयोग लिख लेना। अब सबसे पहले देखो हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है किसकी? गामा रे की, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? गामा रे की। और गामा रे में देखो सबसे पहले कौन सी रे आ रही है? गामा रे।
गामा किरणें आ रही दोस्तों, गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। किसने करी थी? हेनरी बैकुरल ने करी थी। अब हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज करी थी, तो देखो इसका उपयोग है ना गामा रे का कहाँ किया जाता है? देखो कैंसर उपचार में, कैंसर थेरेपी, ठीक है, कैंसर थेरेपी में अनियमित कोशिकाओं को या अतिरिक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग कैंसर में इसका उपयोग करते हैं कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। समझ गए आप लोग? कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे हम लोग बात कर वाले, यहाँ पर गामा रे हो गया। अब दूसरा है हमारे पास एक्सरे, ठीक है। एक्सरे की अगर बात करें, कई बार इनकी डिस्कवरी तक आती है पेपर में, तो डिस्कवरी की को भी मैं आपको कवर करा दूंगा। यहाँ पे एक्सरे की बात करेंगे, तो एक्सरे की बात करें तो यहाँ पर एक्सरे की खोज किसने करी थी? हमारे पास WC रॉन्जटन ने, ठीक है। किसने करी थी? WC रॉन्जटन ने इसकी खोज करी थी। और एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है कि हम हर एक चीज का, छोटे से अंग का अगर कोई फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? एक्सरे का करते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यूवी या पराबैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं, ठीक है, यूवी रेज या पराबैंगनी, हिंदी में क्या बोलेंगे? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, वेव्स। सुनो, अगर हम लोग बात करें इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज दोस्तों करी थी रीटर ने। अब देखो इसका उपयोग है ना रोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, कीटाणुओं को नष्ट करने में हम लोग उपयोग लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट को। अब देखो और बताऊं इसका उपयोग कि कई बार जैसे हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है ना, तो इनका हम लोग उपयोग है ना कि नकली नोटों की पहचान करने के लिए भी करते हैं। अल्ट्रावायलेट का नकली नोटों की पहचान के लिए, नकली नोटों की पहचान के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बाकी का देखो विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए भी यूवी हमारे पास कौन सी आती है? UVV आती है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर रहेगी। अब देखो सुनो, आगे हम लोग देखते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सी आती है। ये हमारे पास आती है दृश्य तरंगें, और दृश्य तरंगों को हम लोग बोलते हैं, दृश्य तरंगें होती है जिनको बोलते हैं हम लोग विजिबल रे। क्या बोलेंगे उनको? विजिबल रे। और दृश्य तरंगों की जो खोज है ना, वो दोस्तों किसने करी है? वो करी है न्यूटन ने। किसने करी है? न्यूटन ने। इसका उपयोग, ठीक है, वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब देखो सुनो, वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि एक चीज का, कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दृश्य तरंगों के बाद हमारे पास आती है कौन सी तरंगें आती है? अवरक्त किरणें आती हैं। अवरक्त किरणों के लिए देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणें। और अवरक्त किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। देखो इनका उपयोग है ना किस 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 में करेंगे, ध्यान रखना। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड। एक सेकंड रुको, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ब्लैक बोर्ड में। अपन लोग थोड़ा सा, मैं टेक्निकल टीम से एक बार पूछ लेता हूं कि किस तरह का क्या है। 2 मिनट रुकिएगा। हेलो दोस्तों, उसमें ना हमारे इसमें टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इस रेज वाले में, तो उसको सही कर दिया गया है क्योंकि ये बटन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। तो अपन जो तरंगों का ये पढ़ रहे थे अरेंजमेंट, तो उसमें 5वें नंबर पे कौन थी? हमारे पास अवरक्त किरणें थी, जिसकी डिस्कवरी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? हर्सेल ने करी थी। अब देखो सुनो, इन अवरक्त किरणों को ना हम लोग ऊष्मीय तरंगें भी कहते हैं, क्योंकि है ना जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, तो हमारे पास जैसे ही सनलाइट आती है तो 75 जो % ऊष्मा होती है वो अर्थ के द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और उस अवस्था में ना हमारी अर्थ से कौन सी किरणें निकलती हैं? अवरक्त किरणें निकलती हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के या वायुमंडल का जो तापमान होता है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास तापमान को बनाए रखती हैं। तो ये जो चीज होती है हमारे पास, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस जो प्रभाव में हमारे पास यहाँ टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो उसका काम किसका द्वारा होता है? अवरक्त किरणों के द्वारा होता है। अब देखो सुनो, आगे जो सेकंड हमारे पास जो है नेक्स्ट 6 नंबर पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारी माइक्रोवेव्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सूक्ष्म तरंगें बोलते हैं। और इन सूक्ष्म तरंगों का उपयोग देखो, माइक्रोवेव्स, और इसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म तरंगें। इन तरंगों की देखो, इन तरंगों की क्या खासियत होती है? पहले तो इनकी डिस्कवरी देख लीजिएगा। इनकी खोज किसने करी थी? हर्ट्ज ने करी थी, ठीक है। अब इनका उपयोग देखो, टीवी, हमारे पास रिमोट, रेडियो,
और हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके अंदर यूज होती है, दूसरा वाईफाई जो होता है उसके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास सूक्ष्म जो तरंगें होती हैं इनका उपयोग यहाँ होता है। अब यहाँ जो लास्ट वन है हमारे पास रेडियो, मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो बताया था, और उस स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने देखा था सबसे लास्ट में किसका नंबर आ रहा था, रेडियो तरंगों का नंबर आ रहा था। देखो यहाँ पर कौन सी थी, गामा, यहाँ पर कौन सी थी, एक्सरे, यहाँ पर हमारे पास अल्ट्रावायलेट्स थी, और अल्ट्रावायलेट के बाद यहाँ पर कौन सी तरंगें थी, यहाँ हमारे पास विजिबल जो रे है, मतलब यहाँ थी दृश्य तरंगें, जिसको अपन लोगों ने ना लाइट या प्रकाश तरंग भी कहते हैं, या प्रकाश भी हम लोग बोलते हैं। अब देखो सुनो, यहाँ उसके बाद हमने पढ़ा था इंफ्रारेड, अवरक्त किरणों के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इंफ्रारेड के बाद हमारे पास आई थी माइक्रोवेव्स, और सबसे जो लास्ट में होती है ना वो होती है रेडियो वेव्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम लोग रेडियो तरंग है। और इसकी देखो रेडियो तरंग है, अब इनकी जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा होती है। अब सबसे ज्यादा होगी दैट मीन्स इसकी जो दूरी है वो ट्रैवलिंग है वो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो इनका उपयोग जो हम करेंगे ना दोस्तों, किस में करेंगे, इनका उपयोग ज्यादा हम लोग करते हैं रेडियो में, या टेली कम्युनिकेशन या दूरदर्शन में इसका उपयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने करी थी, हमारे पास ये लिखेंगे हम लोग मार्कोनी ने, ठीक है। और इनका जो यूज हम लोग करेंगे वो किस में करेंगे, दूरदर्शन एवं संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इनकी जो डिस्कवरी है एक तो वो आपको याद रखनी है, और साथ साथ है ना आप लोगों को डिस्कवरी के साथ साथ इनके जो उपयोग है जो मोस्टली ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उसका आप लोग दोस्तों याद रखें। अब देखो सबसे पहले ये हम लोगों ने इनकी तरंग के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें थी उनके जो टाइप्स बन रहे थे, उनकी डिस्कवरी, उनके जो यूजेस थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब कुछ डेफिनेशन में आपको ना एक रे बनती है, एक तरंग अगर बनती है तो उस आधार से अपन लोग जो उसमें डेफिनेशंस बनती है तो उनका अपन लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो आप हेडिंग लगाओ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये देखो अपन को आगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारे पास काम आने वाली है, क्योंकि हम सेकंड वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे ध्वनि के ऊपर, ध्वनि तरंगे जो साउंड वेव्स होंगी, जो क्योंकि अभी पेपर्स में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना रिसेंटली, उनमें सब में क्वेश्चन आ रहा है साउंड से। तो ये टॉपिक अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा। अब देखो यहां हमने क्या किया, इस तरीके से यहां तरंग को बनाया। अब इस तरीके से ये बनी हुई है। मैं आपको एक डायग्राम यहां दिखाता हूं, देखो इसमें इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है इसके अंदर अवेलेबल है, इसमें अपन लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। तो देखो इस पे अपन लोग थोड़ा सा बात करें, पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स जो अनुप्रस्थ तरंगों में होती है ज़्यादातर। देखो हम लोग ये देख रहे हैं कि डेफिनेशन सबसे बड़ी चीज़, पहले तो हम लोग बात करेंगे इस डेफिनेशन के बारे में कि ये वाला पार्ट जो होता है तरंग का वो क्या होता है, क्रस्ट। देखो इसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रृंग, ध्यान रखना। तो तरंग का सबसे जो उच्चतम बिंदु होता है, आप लोग पहला डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि तरंग का जिसको बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, या जिसको बोलते हैं हम लोग श्रृंग हिंदी में, तो ये हो जाएगा सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होता है, ठीक है। हाईएस्ट स्लूप का जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, श्रृंग। और ये जो सबसे नीचे होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग गर्त, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग गर्त, TROUGH। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन बनेगी ना, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरंग का लूप का जो लोएस्ट नेगेटिव में जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास गर्त कहलाएगा। अब देखो एक जो हमको परेशान करती है ना, ये जो है एक डेफिनेशन होती है तरंग दैर्ध्य की, इसको आप लोग सुन लो क्योंकि ये बार बार आती है और बार बार आएगी। वेवलेंथ जो होती है, दो क्रमागत, आपसे अगर पूछा जाए कि तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर ज्यादा और कम कहे तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस दोस्तों घटती और बढ़ती है। जैसे हम लोग बात करेंगे ये दो क्रमागत क्रस्ट या दो क्रमागत देखो क्या हो जाए, गर्त हो जाए। ये वाली जो डिस्टेंस है या तो ये हो, ठीक है, या क्या हो हमारे पास ये हो, तो इस दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। लेकिन दोनों लगातार होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ले लिया इसको छोड़ दिया यहाँ आ गए, तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो क्रमागत श्रृंग हो जाए या दो क्रमागत क्या हो जाए, गर्त हो जाए, तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य को देखो, तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक लिखेंगे ना हम लोग क्या लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम। और इसको आप ध्यान रखना क्योंकि ये पेपर में आता है, ए के ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। अब सुनो, अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि देखो ये हमारे पास 4th नंबर पर डेफिनेशन बनती है एम्पलीट्यूड की। और ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम।
इसको हम क्या बोलेंगे, आयाम। इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि एम्पलीट्यूड है, अगर कोई ये जो हमारे पास एक माध्य रेखा जा रही है, रेफरेंस लाइन है ना ये वाली, तो यहां से जो प्रकाश की ये जो किरण जा रही है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो निकल रही है, तो इसका ध्यान रखना कि कोई भी किरण अपने, ठीक है, मेन पॉइंट से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेती है, ठीक है, यदि कोई प्रकाश की या हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग है वो अपने माध्य रेखा से जितना अधिकतम विस्थापन लेती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं दोस्तों। अब ये ना कई बार आप लोगों को डेफिनेशन मैंने अगर प्रकाश में बताया था तो कई बार 4 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, जिसमें एक प्रॉपर्टी क्या थी, व्यतिकरण इंटरफेरेंस थी, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर 2 तरंगे आ रही थी दोस्तों, 2 तरंगों के लिए कंडीशन क्या लगाई थी, उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान, और उनका आयाम भी क्या होना चाहिए था, समान। तो उसके अंदर देखो हमने दूसरी अगर वेव ली थी तो उसकी भी हाइट कितनी थी, अगर जैसे मान के चलो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका भी दूसरी वाली का भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और यहां से हम लोग ले रहे कि ये हमारे पास इतनी लूप, ये डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है, तो उनकी आवृत्ति भी अगर जैसे मान के चलो यहां से लेके यहां तक एक लूप बन रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में अगर एक लूप बन रहा है तो उसमें भी उतना ही बनना चाहिए। तो आवृत्ति को क्या लेंगे हम लोग, कॉमन। अदरवाइज हम लोग देखेंगे कि उस सिस्टम में हमारे पास एक भी आवृत्ति या आयाम हमारा मिसमैच होता है तो उस केस में से ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, और वो क्रिया हमको जो देखने को लिखनी है कि इंटरफेरेंस वाली, वो देखने को नहीं मिलेगी, पहली चीज। अब देखो सुनो, हम लोग अगर यहां बात कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड की, तो अधिकतम जो विस्थापन हो गया ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि एक जो होती है ना कला, एक कला के बारे में, या आप लोगों से बार बार आता है कि सेम कला या एक फेज के बारे में आप लोग ध्यान रखना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कला, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि किसी भी स्थिति पर, किसी निश्चित समय पर हम लोग देखो या किरण को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। किरण कहां से स्टार्ट हो रही है, सपोज दैट यहां से स्टार्ट हो जाए, देखो इसको अपन लोग, मैं आपको यहां लिखा देता हूं क्योंकि जो कंफ्यूजन रहता है ना, इसमें बहुत भारी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम लोगों ने सपोज दैट यहां से कोई किरण ली है और हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, ठीक है, यहां से भी ये स्टार्ट हो रही है सपोज दैट, ठीक है, और एक हमने किरण ले ली है इस तरीके से, और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, तो इसकी जो कला है वो अलग रहेगी। और हम लोग अगर इसको स्टार्ट कर रहे हैं देखो इस तरीके से कि ये जो स्टार्ट हो रही है, तो इसका हमारे पास कला वाला सिस्टम रहेगा, कहां रहेगा, अलग रहेगा, क्योंकि देखो ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होता है, पॉजिटिव हम काउंट करते हैं, नीचे वाला क्या करते हैं, नेगेटिव। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एक निश्चित समय के लिए। किसी भी तरंग की जो प्रारंभिक स्थिति होती है ना, वो एक निश्चित उसका जो विस्थापन होता है उसको दर्शाती है ये। अब आपसे मैं कहूंगा कि सपोज दैट मैंने 2 किरण ले ली, ठीक है, अब अगर मैंने मान करें चलो कि मैंने क्या ले लिया, 2 किरण ले ली, एक किरण मैंने कौन सी ले ली, इधर से स्टार्ट किया इसको। अगर ये दोस्तों समान कला में मिलती है, ठीक है, समान कला में मिलती है, तो इनका समान कला मिलने का अर्थ क्या हो जाएगा, इनका मिलने का अर्थ समान कला का ये हो जाएगा कि यहां से ये डिस्कवरी अगर होती है तो देखो यहां ये किरण कैसे आ रही है, इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी किरण भी इसमें किस तरीके से मैच हो जाएगी, ऐसे ही। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगर हमारे पास है तो ये इस तरीके से आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अगर ये किरण कैसे होती, अगर ये ऐसी इसी डायरेक्शन में होती, अपोजिट इसी में होती है, सेम में होती है, तो इसकी कला को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस तरीके से। तो ये मिलती कैसे, देखो ये इस तरीके से मिलती कि सेम डायरेक्शन है, तो एक तो किरण कैसे निकल जाती, इस तरीके से, ठीक है, एक तो निकल जाती इस तरीके से, और दूसरी भी कैसे आ जाती, ये भी इसी तरीके से आ जाती दोस्तों, ये भी यहां पर हमारे पास कैसे आ जाती, ऐसे ही आ जाती। तो ये कैसे मिलती, समान कला में। तो ये कला वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि किसी भी हमारे पास जो वेव्स होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, वहां से हम लोग देखेंगे तो ये इसका एक निश्चित समय पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो शो होता है, और जहां से बिगिनिंग पॉइंट जो होता है उसके रेस्पेक्ट में ये उसको बताती है। अब एक हमारे पास है आवृत्ति। अब देखो आवृत्ति के बारे में बात करें कि हम लोग देख रहे हैं कि सीधा सा अगर आप लोग समझोगे कि 1 सेकंड में जो एक वाइब्रेशन या कंपनों की जो संख्या होती है, एक तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या हमें एक लूप बनने में, जैसे हम लोग बात करें आवृत्ति इसको क्या होता है, या तो इसको न्यू से लिख लो, चाहे आप लोग इसको किससे लिख लो, एफ से। एफ इसको कितना होता है, 1/t, ठीक है, और 1/t या हम लोग लिखेंगे पर सेकंड जो मात्रक होता है ये वाली, और इसी मात्रक को हम लोग सेकंड इनवर्स को ना कई बार पेपर में आ जाता है, ध्यान रखना किससे नापते हैं, हर्ट्ज से, ठीक है, HZ भी लिखते हैं। तो अगर हम लोग t बराबर दोस्तों क्या कर दे 1 सेकंड, तो जितने भी एक चक्कर या एक कंपन पूरा करने में जो समय लेंगे, या हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि एक लूप बनने में या जितना भी समय लग रहा है वो किसके बराबर होता है, आवृत्ति के। अब सवाल ये आ जाता है कई बार कि समान आवृत्ति है या ज्यादा आवृत्ति है, तो उसके बारे में सुन लो कि अगर मैं आपको 2 यहां पर तरंग दे रहा हूं इस तरीके से, एक मेरे पास तरंग कौन सी, ये वाली,
ठीक है। और दूसरी मैंने जो तरंग ली है वो कौन सी ली है, ये वाली, जिसके अंदर देखो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमने ऐसे करके ले ली है और सवाल आपसे पूछता है कि किस तरंग में, ये मेरे पास तरंग नंबर ए है, ये मेरे पास तरंग नंबर क्या है, बी है। अब इसमें आपसे पूछ लिया कि ये बताओ कि किस तरंग की आवृत्ति ज्यादा है और किस तरंग की आवृत्ति कम है। तो यहां देख रहे हो कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है तरंग दैर्घ्य, देखो दोनों में रिलेशन देख लो, क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य होता है ना दोस्तों, वो आवृत्ति के क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपोजिट अपोजिट आदमी होते हैं, दोनों विरोध करते हैं। एक कहता है कि मैं बढ़ूंगा तो तुझे नहीं बढ़ने दूंगा, तुझे घटा दूंगा, तो लैम्डा इज इरिवर्सिबल या व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, हमारे पास ये न्यू लिखा है, आप लोग चाहो तो इसको एफ भी लिख सकते हो, ठीक है, एफ भी लिख सकते हो, तो ये भी आप लोगों का रहेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ एफ को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर लैम्डा क्या हो जाएगा, कम, और मैं एफ को कम करूंगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब देखो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ लैम्डा क्या है, ज्यादा, और यहाँ लैम्डा क्या है, कम। सिंपल सा कंसेप्ट ये हो गया कि अगर ये डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो यहाँ पर लूप की जो संख्या वो क्या हो रही है, घट रही है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ अगर डिस्टेंस घट रही है तो देखो उसी दूरी में लूप क्या हो रहे हैं, ज्यादा। जितने ज्यादा लूप बनेंगे या जितने ज्यादा कंपन होंगे तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जितने ज्यादा हमारे पास यहाँ पर जितने ज्यादा कंपन होंगे तो तरंग दैर्घ्य ऑटोमेटिक क्या होगी, कम। जब सवाल इसी तरह का हो तो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम इस चीज को फॉलो करेंगे ध्वनि वाले चैप्टर में, कि कहीं तो तरंग दैर्घ्य को बढ़ा देंगे और कहीं तरंग दैर्घ्य को घटा देंगे, और तरंग दैर्घ्य घटेगी और बढ़ेगी ना, उस स्थिति में हम लोग देखने वाले हैं कि वहां पर जो वैल्यू आने वाली है कि भाई किसी का इफेक्ट क्या हो रहा है, ध्वनि की चाल घट रही है या ध्वनि की चाल बढ़ रही है, तो उस चीज पर हम लोगों को गौर करना है, क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने समझाई है ना वो सारी चीज आपको काम आने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।